नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। न्यूज़ वन इंडिया के ई कॉन्क्लेव कोरोना के साथ कोरोना के बाद में आपका बहुत स्वागत है। कैसी होगी हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में बात हो रही है कोरोना संकट की, लॉकडाउन के असर की, और इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ देश की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहे। बड़े राजनीतिक चेहरे, बड़े प्रशासनिक अधिकारी। सुबह 10 बजे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वागत से शुरुआत हुई ई कॉन्क्लेव की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत के बाद एक अहम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। यूपी के पूर्व मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी हमारे साथ में जुड़े। सीधे तौर पर उन्होंने भी तमाम मुद्दों पर यहां बातचीत की है। कोरोना के साथ और कोरोना के बाद हमारी दुनिया कैसी होगी, इस पर अपने विचार भी साझा किए हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में यूपी के कैसरगंज से सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बृजभूषण जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, धन्यवाद है आपको। बिल्कुल सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, चूंकि आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो एक सांसद के तौर पर किस तरीके से इस वक्त कोरोना वायरस से आप लड़ रहे हैं? भारी कौन लड़ रहा है, सांसद जी या फिर कोरोना? देखिए, कोरोना वायरस से पूरा देश बहुत अच्छे ढंग से लड़ रहा है जी। और कोरोना वायरस से हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और हम समझते हैं कि पूरा देश कुछ ना कुछ सीख रहा है जी। एक नई तरीके से अपनी जिंदगी हर लोगों ने शुरुआत की है। और ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कोरोना वायरस ने जो है जीने का तरीका बदल दिया है। ठीक है, जाहिर तौर पर मैं समझना चाहूंगी कि आपका योगदान कितना रहा है, क्योंकि अगर कैसरगंज की बात कर ले या उनके आसपास के इलाके की बात कर ले तो बहुत सारी शिकायतें आती रही हैं और आज भी आती रही हैं कि जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम जरूरतें पूरी होनी चाहिए एक सांसद के तौर पर, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आती रही है। हमेशा से ही लोग शिकायतें करते रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एक सांसद के तौर पर इस महामारी में आपकी तरफ से आपके लोगों के लिए, जो आपकी संसदीय क्षेत्र है, वहां पर आपने अपना कितना योगदान दिया है? देखिए, एक तो मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को उसमें 11 लाख रुपए कुश्ती संघ से सहयोग कराया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का जो कोष है उसमें 11 लाख कराया जी, और 5 लाख रुपया एक कराया। ये तो हो गया अलग, मतलब जो सरकार को कह लीजिए इस लड़ाई से लड़ने के लिए 27 लाख रुपया बहुत मायने नहीं रखता है जी, लेकिन ये व्यक्तिगत था। और उसके दिन से, जिस दिन से ये लॉकडाउन लगा है, उस दिन से प्रत्येक दिन सबसे पहले तो मैंने हर थाने स्तर को, हर ब्लॉक को जी एक केंद्र बनाया और शुरुआत दौर था, किसी के पास राशन था, किसी के पास राशन नहीं था, तो एक सिस्टम अडॉप्ट किया जिसके थ्रू हम लोगों ने राशन पहुंचाने का काम किया और डेली का डेली फेसबुक पर भरा पड़ा है जी। उसके बाद मैंने मिशन के रूप में एक गांव चयनित किया और प्रत्येक कार्यक्रम में कम से कम 700 वृद्धा हैं, विकलांग हैं, कमजोर हैं, एक अभियान चला करके मैंने किया। और हमको फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर कोई अपने मुंह से तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कार्यक्रम दिखाई नहीं पड़ा। और फिर हमारे कहने पर हमारे लड़के विधायक उन्होंने किया और फिर हमारे जो सहयोगी है उन्होंने किया, और अभी तक अब वो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, जितना चल सकता चला रहे हैं। और आज मैं बता सकता हूँ आपको कि गांव में अब खाने की कमी नहीं है। हाँ, किसी के पास अनाज की कमी नहीं है। शुरुआती दौर में दिक्कत थी, सरकार के द्वारा भी 2-3 बार राशन दिया गया और हम लोगों ने चिन्हित करके तत्काल एक अभियान चला करके सुनियोजित, ऐसा नहीं कि केवल टीवी पर, सुनियोजित चला करके जो है हम लोगों ने अपने क्षेत्र की सेवा की। ठीक है। नहीं, देखिए सर, अब वो
जाहिर तौर पर जिम्मेदारी थी, जैसे आपने अपने बेटे का भी जिक्र यहाँ पर किया, प्रतीक भूषण का आपने जिक्र किया, गोंडा की अगर बात कर ले तो जाहिर तौर पर वहां पर भी आपने कहा कि आपने अभियान भी चलाया, तमाम चीजें की, लेकिन मजदूरों की अगर बात करें तो जाहिर तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी और प्रतीक भूषण की भी जिम्मेदारी, दोनों की ही जिम्मेदारी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक के तौर पर आपकी बनती है। जो ट्रेनें आई हैं, जो मजदूर आए हैं, क्या उनकी चेकिंग और क्वारंटाइन सेंटर में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि सर बहुत सारी खबरें सामने आई कि क्वारंटाइन सेंटर में सिर्फ लड़ाई झगड़ा, आपस में मोबाइल फोन को लेकर मारपीट हो रही है, कभी किसी चीज को लेकर मारपीट हो रही है, कभी खाने पीने को लेकर कोई दिक्कत हो रही है, इस तरीके की तस्वीरें हमेशा से आती रही हैं। तो क्या यह सुनिश्चित किया गया कि क्वारंटाइन सेंटर्स की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण की गई हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत मजदूरों को ना आई हो? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। हम लोगों ने बाद में इसको भी अपना सेंटर बनाया जी। और जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था थी उसके अलावा स्वयं अभियान चला करके, जैसे अपने तरफ से साबुन देना, टूथपेस्ट देना, मंजन देना, फल देना, ये भी अभियान के रूप में लिया गया। और साथ ही साथ अगर कहीं कमी थी, कोई दिक्कत थी, तो वो प्रशासन को भी हम लोगों ने अवगत कराने का काम किया है और ये भी अभियान चला करके किया है। ऐसा नहीं कि केवल फोटो खिंचाए हों। नहीं, बिल्कुल। देखिए तस्वीरें, फोटो खिंचाना, तस्वीरें फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर हम लगातार देखते रहते हैं, लेकिन वो धरातल पर कितना उतरी है ये जाहिर तौर पर वहां के निवासी बहुत अच्छे से समझते होंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि गांवों में एंटर नहीं करना चाहिए कोरोना वायरस, ये सुनिश्चित करना ग्राम प्रधान से लेकर सांसद, विधायक, हर एक कार्यकर्ता की, बीजेपी की जिम्मेदारी होनी चाहिए जो जमीन से जुड़ा हुआ है। गोंडा की या फिर कैसरगंज की या नवाबगंज की हम बात कर ले तो वहां आसपास बहुत सारे गांव हैं जहां से लोग निकलकर दिल्ली, बंबई जाकर काम करते हैं, जो वापस भी आए हैं। तो ये आप क्या पूरी तरीके से अश्योरिटी के साथ में कह सकते हैं कि ये वायरस गांवों में एंट्री नहीं करने पा रहा है? क्योंकि गोंडा में भी, कैसरगंज में भी, उसके आसपास के इलाकों में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो आप खुद जानते हैं सर। नहीं, देखिए, मेरे जिले में जो भी केस आया वो दिल्ली से आया जी। और जो जैसा आप कह रही हैं वो आजादपुर मंडी से पहले 2 केस आया और जो भी केस आ रहा है वो बाहर से ही आ रहा है। लेकिन जैसे हमारे गोंडा जिले में या कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में भयानक स्थिति नहीं है और मैं गांव में बैठा हूं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि गांव की जनता बहुत जागरूक है, गांव के लोग बहुत जागरूक हैं और हर प्रधान या कह लीजिए गांव की जनता, परिवार की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। इस समय लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो गांव के लोग लड़ रहे हैं। वो लोग खुद क्वारंटाइन की व्यवस्था किए हैं, उनको खाना पहुंचाने की व्यवस्था किए हैं, कोई मचान पर अपने रह रहा है। स्कूलों में जैसे नहीं व्यवस्था हो पाई तो अलग अलग परिवार इस समय सतर्क है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल। देखिए सर, मैं बार बार मजदूरों की और निवासियों की बात इसलिए कर रही हूँ सर, मैं खुद गोंडा की निवासी हूँ, इसलिए मुझे मालूम है ये तमाम चीजें, जिस तरीके की लड़ाइयां वहां पर हुई क्वारंटाइन सेंटर में, मोबाइल चोरी को लेकर, खाने को लेकर, ये तमाम तस्वीरें हम लोग लगातार पढ़ते रहे हैं, देखते रहे, दिखाते रहे हैं। इसीलिए आपसे मैं जिम्मेदारी के साथ पूछती हूँ कि वाकई में जो आप कह रहे हैं ऐसा वहां पर हो रहा है और जहां जहां पर ऐसी लूप होल्स हैं, जहां जहां पर ऐसी कमियां देखी जा रही हैं, क्या उसे भरने की जिम्मेदारी आप और प्रतीक भूषण लेते हैं अपने कंधे पर? क्योंकि हमेशा से आप लोगों ने सिर्फ जनता के कल्याण की, जन कल्याण की बातें की हैं, लेकिन जब धरातल पर बात आती है सर तो उससे इतर तस्वीरें होती हैं। इसीलिए मैं बार बार इस पर ज्यादा फोकस कर रही हूं सर। नहीं, तो अगर आप गोंडा की रहने वाली हैं तो आपको सच्चाई मालूम होगी सर, इसीलिए तो पूछ रही हूं आपसे। हाँ, इसीलिए तो मेरी भी सुन लीजिए। हम लोगों ने इसके अलावा 2 बार जेल, जैसे जेल में कम से कम 1000-1500 बंदी रहते हैं जी, और उनकी कोई सुध नहीं लेता। वो कोरोना काल में उनके घर से कोई मुलाकात नहीं होती। इस कोरोना काल में भी 2 बार जी ये सारा सामान, अदरक, मिर्चा, नमक, साबुन, तेल, औरतों के लिए जो आवश्यकता पड़ती है उसको लेकर के 2 बार जो है, और हजारों की तादाद में, जितने कैदी उतना हमने 2 बार बढ़ चढ़ करके व्यवस्था कराई है। एक बार नहीं, 2 बार उनको लहसुन, प्याज से लेकर के औरतों का जो सामान है उसको लेकर के सारी हम लोगों ने व्यवस्था कराई है। हम लोगों ने बहुत जिम्मेदारी को निभाया है और 2 बार अस्पताल में पहुंचाया है जी।
और ये नहीं कि केवल, मैंने पहले कहा कि फोटो खिंचाना अलग बात है, करना अलग बात है। ठीक है, हम लोगों ने किया है। जी बृजभूषण जी, शिक्षा की अगर बात कर लें तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम किया है, काफी विकास करने की आपने कोशिश की है उन तमाम इलाकों में। अभी जिस तरीके की महामारी चल रही है, जाहिर तौर पर बच्चों को के लिए स्कूल बंद हैं, उनको आगे नहीं कंटिन्यू किया जा सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी आपकी आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि आपने काफी ज्यादा विकास किया है, देखा है हम लोगों ने, कॉलेजेस की बात करें या स्कूलों की बात कर लें, तो वो तमाम चीजें आपने आगे बढ़ाने की लोगों को वहां की कोशिश की है कि बाहर जाकर आपको, लखनऊ जाकर या दिल्ली जाकर आपको पढ़ाई ना करनी पड़े, ऐसी व्यवस्था अपने ही इलाके में की जाए। तो उसको लेकर आपकी आगे की रणनीति क्या है? अभी हम लोग सरकार की गाइडलाइन क्या है उसका इंतजार कर रहे हैं जी। और चूंकि हम लोग पिछड़े इलाके में बैठे हैं, तो हम कह लें कि हम दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या और माध्यम से क्लासेस करवा लेंगे, पढ़ाई करा लेंगे, तो ये संभव नहीं दिखता है। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या गाइडलाइन आती है, और विशेष करके हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं। हाँ। अब ग्रामीण क्षेत्र में इसके लिए हम तो सरकार के गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, अब मजदूरों के लिए या किसानों के लिए चुनौतियां कितनी होंगी आप लोगों के सामने? क्योंकि जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी भी बहुत ज्यादा फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि जो प्रवासी आए हैं, जो यहां से बाहर गए थे कामकाज करने के लिए, सारी चीजें ठप पड़ी हैं, वो वापस अगर अपने गांव, अपने शहर में पहुंच चुके हैं, उनके लिए रोजगार पैदा करना, किसानों के लिए तमाम चीजें उपलब्ध कराना ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है। उनका पेट पालना, उनको बिल्कुल भी ऐसा ना महसूस हो कि वो भूखे रह रहे हैं या उनके हाथ में रोजगार नहीं है, क्योंकि वो बाहर से आ गए हैं और अब कामकाज उनका बंद हो चुका है। उसको लेकर क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं आगे के समय के लिए? देखिए, ये कोई छोटा मोटा संकट नहीं है। हाँ। और कोई 150 प्रवासी मजदूर लौट करके नहीं आए हैं, इनकी संख्या लाखों में है। और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव में रोजगार के साथ कैसे उनको जोड़ा जाए। लेकिन हम ये सच्चाई के साथ कहना चाहते हैं, ये चीजें इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल। और ये लॉकडाउन जब समाप्त होगा तब निकल करके सारी स्थिति आएगी, क्योंकि अभी तो लोग आकर के अपने अपने घर में, कोई क्वारंटाइन सेंटर में है, कोई क्वारंटाइन सेंटर से उनको छोड़ दिया गया है, तब भी वो अलग अपनी व्यवस्था करके रह रहे हैं। हाँ। उनके घर वालों ने ही व्यवस्था कर दिया है या किसी ने व्यवस्था कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, यह साधारण चुनौती नहीं है। अब ये समय का इंतजार है, इससे निपटना इतना आसान नहीं है, लेकिन निपटा जाएगा। जाहे बिद राखे राम, वही बिद रहियो, करना पड़ेगा। जी ठीक है। ग्राम प्रधानों की अगर बात कर ले, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो मजदूर आ रहे हैं वो सुनिश्चित करें कि वो कम से कम अपने घरों पर ना रहें, क्वारंटाइन सेंटर्स में रहें, उनको सही तरीके से, अगर वो बीमार हैं तो उनको इलाज मिल पाए, लक्षण दिख रहे हैं तो उनका टेस्ट किया जा पाए। और टेस्टिंग की अगर बात कर लें तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरीके की कोई सुविधाएं अभी तक हो पाई हैं कि अगर कोई मजदूर है, ग्रामीण है, बीमार होता है या सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसकी टेस्टिंग पॉसिबल हो पाए? आज ही मेरे गांव के अंदर एक परिवार आया था, चार लोग थे उस परिवार में, बॉम्बे से आए थे, और उनकी टेस्टिंग हुई थी और उनको कुछ नहीं पाया गया था, तो एक खाली मकान में उनकी व्यवस्था करा दी गई थी। आज फिर दोबारा उनको टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता दे रहा हूं कि गांव के लोग, प्रधान छोड़ दीजिए, गांव के लोग बड़ी इस कोरोना वायरस को लेकर के बड़े सीरियस हैं। और वो अगल बगल एक तरीके से जैसे वॉच रखते हैं, जासूसी करने का काम करते हैं। और अगर कोई आदमी छिपने की कोशिश कर रहे तो वो कांटेक्ट करते हैं, प्रशासन को भी कांटेक्ट करते हैं, हमको भी कांटेक्ट करते हैं, या जो भी जिम्मेदार आदमी कांटेक्ट करते हैं। मैं कहता हूं, मैं बड़े साफ कह रहा हूं कि इस समय ये लड़ाई जनता लड़ रही है। ठीक है, बिल्कुल बृजभूषण जी, कुछ सेकंड्स में आपका आखिरी जवाब मैं जानना चाहूंगी। कुश्ती के दांवपेच तो आपने बहुत सिखाए होंगे और आपने खुद किए भी हैं। अभी कोरोना से लड़ने के लिए और बचने के लिए क्या दांवपेच आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे, जल्दी से सर? हम लोग तो जैसे जब गांव में हमने कैंप लगाया तो सबको बताया कि हमें साफ सफाई, जीने का तरीका बदलना चाहिए। जो भी सरकार के गाइडलाइन आते थे, आप लोगों के टीवी चैनल पर जो गाइडलाइन आते थे, उसको हम लोग हर तरीके से बताने का काम किए हैं। और मैं फिर बता रहा हूं कि जनता बहुत इस मामले में जागरूक हो चुकी है। बिल्कुल। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर लगातार खास मेहमान हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के ई कॉन्क्लेव के साथ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।